अगस्त 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक ऐसा कंट्रोवर्शियल बिल पास किया जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हिला के रख दिया। प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन 138 अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल के अंदर अगर आप किसी भी इलेक्टेड ऑफिसर को चार्जेस के तहत सिर्फ 30 दिन के लिए लगातार डिटेन करते हैं, मतलब जेल के अंदर रखा जाता है, तो उसके पोस्ट से उसे हटाया जा सकता है। आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। अब इसका पैटर्न और लॉजिक समझते हैं। डाटा दिखाता है कि ईडी और सीबीआई के लगभग 98% के सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर पर होते हैं। मतलब फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, स्टेट एजेंसी का यूज करो, सामने वाले लीडर पर केस डालो और उसको अरेस्ट करो, बेल मिलना मुश्किल कर दो जैसे पीएमएलए एंड यूएपी कानून का यूज करके, और जैसे ही 30 दिन पूरे हो लीगली उसकी पॉलिटिकल कुर्सी खत्म करवा दो। जिन्हें नहीं पता, पीएमएलए बहुत ही खतरनाक कानून है जिसके आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगाया और आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। और यूएपी अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट 1967 में ये पास हुआ था। इसको टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के तहत आपको इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये बात यहीं पर नहीं रुकती, चलिए एक स्टेप और आगे चलें। 16 दिसंबर 2025 को दुनिया के एक सबसे बड़े और रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर में से एक द गार्जियन ने एक शॉकिंग आर्टिकल पब्लिश किया। इस आर्टिकल का टाइटल ही था, कैसे इंडिया में वोटर रोल्स का रिवीजन डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर रहा है। ग्राउंड रियलिटी में एक बड़ा खेल चल रहा है जिसे नाम दिया गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR। द गार्जियन और अपोजिशन पार्टी के एविडेंस के अनुसार बीजेपी गवर्नमेंट इस रूटीन ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज का यूज करके एक्चुअली एक अंडरहैंड सिटीजनशिप सर्वे चला रही है। क्या आप जानना चाहेंगे इसका टारगेट कौन है? टारगेट है पुअर और माइनॉरिटी वोटर्स, खासकर मुस्लिम, जिन्हें वोटर लिस्ट से सिस्टमेटिक डिलीट करके डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है। जब वोटर के पास डॉक्यूमेंट ना हो तो उसे सीधा इलीगल इमिग्रेंट मार्क करने की कोशिश की जा रही है। और जब इन सब गलत कामों के खिलाफ अपोजिशन लीडर ने 11 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया तो ये खुलेआम वोट थेफ्ट है। तो पता क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के समेत बाकी प्रोटेस्टेंट को ही डिटेन कर लिया, मतलब जेल में डाल दिया। तो जरा सोचिए दोस्तों, जब आम जनता के नाम वोटर लिस्ट से बिना लॉजिक के डिलीट कर दिए जाएं, जब अपोजिशन के नेताओं को एजेंसी का डर दिखाकर जेल में डालकर उनकी पोस्ट ले ली जाए और ऐसा कानून लाया जाए, और जब आवाज उठाने वालों को पकड़ लिया जाए, तो क्या ये नॉर्मल डेमोक्रेसी के लक्षण है या फिर एक नए तरीके की डिक्टेटरशिप जहाँ चुनाव तो होते हैं पर रिजल्ट पहले से फिक्स्ड होता है? ये मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए बात करते हैं चुनावी प्रक्रिया पर। इलेक्टोरल प्रोसेस एक अच्छे लोकतंत्र की पहली स्टार्ट होती है फ्री और फेयर इलेक्शन। जब वोटिंग प्रोसेस पर ही कंट्रोल आ जाए तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। इलेक्शन कमीशन की घटिया स्वतंत्रता। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? 2023 में पार्लियामेंट में एक नया कानून पास किया जिसने ECI के टॉप ऑफिसर की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ही बदल दिया। जब सिलेक्शन कमेटी में PM उनके द्वारा चुने गए एक यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ पोजीशन होते हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि रूलिंग पार्टी के पास हमेशा मेजॉरिटी रहेगी, जिससे ECI की आजादी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गई। जुडिशरी न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस पर संकट। Cases registered by the CBI. So 361 corruption cases have been pending since more than 20 years. I'm not yielding, sir. I'm not yielding. एक लोकतांत्रिक देश में एग्जीक्यूटिव सरकार की ताकत को रोकने के लिए आजाद जुडिशरी का होना सबसे जरूरी होता है। लेकिन ICJ की जनवरी 2025 में आई रिपोर्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस इन इंडिया टिपिंग द सेल ने दिखाया है कि कैसे कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव के साथ समझौता कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार कॉलेजियम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी है जिसका फायदा सरकार उठाती है। सरकार उन जजिसों की फाइल महीनों तक रोक लेती है जो उनके खिलाफ फैसला सुनाते हैं, जैसे जस्टिस कुरैशी का केस। सबसे शॉकिंग डाटा पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट का था। 2018 से 2023 के बीच रिटायर होने वाले 21% सुप्रीम कोर्ट जजेस ने रिटायरमेंट के तुरंत बाद एग्जीक्यूटिव द्वारा दिए गए ऑफिशियल पोस्ट स्वीकार किए। जब जजेस को रिटायरमेंट के बाद आरक्षण पोजीशन मिलने का लालच हो तो उनके ऑफिस के दौरान फैसलों पर बायस आना तो तय है, जो रूल ऑफ लॉ को डिस्ट्रॉय कर देता है।
लीगल सुपरविजन, आर्टिकल 14 का लॉजिक और नए क्रिमिनल लॉज। आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन आज इंडिया में स्टेट ने अपने लॉज और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वेपनाइजेशन कर लिया है, जो आर्टिकल 14 के लॉजिक को डायरेक्टली वायलेट करता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का राजनीतिकरण, ईडी और सीबीआई का यूज सिर्फ अपोजिशन लीडर को टारगेट करने और डराने के लिए किया जा रहा है। जब वही अपोजिशन नेता जिस पर ईडी और सीबीआई के सीरियस करप्शन चार्जेस होते हैं रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके खिलाफ चल रहे सारे केसेस को फ्रीज कर दिया जाता है। ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये तो सिलेक्टिव जस्टिस आर्टिकल 14 का खुला मजा। कर्नाटक की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने एक ऐसे शख्स को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया है जिस पर साल 2012 से उसी विभाग से जुड़े यानी अवैध उत्खनन और वन कानून के तहत 15 मुकदमे लंबित हैं। नए मंत्री का नाम आनंद सिंह है। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीएनएस के बारे में, भारतीय न्याय संहिता और डिसेंट का क्रिमिनलाइजेशन। आईपीसी को हटा के नया क्रिमिनल कोड बीएनएस लागू किया गया है, परंतु नए कानून और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। साइटियन लॉ, देशद्रोह की जगह सेक्शन 152 लाया गया है। इसके शब्द इतने स्पष्ट हैं कि कोई भी सरकार की आलोचना करने वाले को एंटी नेशनल बोलकर अरेस्ट कर लिया जा सकता है। By saying that the biggest anti-national act you can do is vote चोरी। यूएपीए जैसे कानूनों में बेल इज द एक्सेप्शन, जेल इज द रूल का लॉजिक लगता है, जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लाइबर्टी का वायलेशन करता है। डिजिटल ऑथराइजेशन और इंफॉर्मेशन कंट्रोल, आज की डिजिटल एज में इंडिया डिजिटल ऑथराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDPA सरकार को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी भी नागरिक का पर्सनल डाटा को बिना जुडिशियल ओवरसाइट एक्सेस करने का अधिकार देता है। साथ ही इंटरनेट शटडाउन और सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट का टेक डाउन एक आम बात हो गई है। जब नागरिक ऑनलाइन भी सेफ महसूस न करे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। We're looking at the Digital Personal Data Protection DPDP Rules 2025 notified by the government on the 14th of November, completing the full operationalization of the Digital Personal Data Protection Act 2023. सवाल वही आता है, इज इट डेमोक्रेसी इन इंडिया? सारे फैक्ट, डाटा, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट, वोट फॉर डेमोक्रेसी की SIR मैनिपुलेशन रिपोर्ट, ICJ की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट में बताया गया है नया अमेंडमेंट बिल, ये सब मिलाकर एक क्लियर कंक्लूजन देते हैं। इस सवाल का उत्तर और फैक्चुअल उत्तर आज में नहीं दिया जा सकता। जब इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी खो दे और मिलियंस ऑफ वोटर को एल्गोरिथम से निकाल दिया जाए, जब अपोजिशन लीडर को 30 दिन जेल में रखकर उसकी कुर्सी छीन लेने के लिए बिल लाया जाए, जब जुडिशरी या एक्सिक्यूटिव अपीजमेंट में लग जाए और जब मीडिया और इंटरनेट पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, तब उस देश पर डेमोक्रेसी का टैग लगाना सच्चाई से दूर भागना होगा। इंडिया अब एक लिबरल या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं रहा, यह सफलतापूर्वक एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और कॉम्पिटिटिव ऑथोरियन स्टेट में बदल चुका है। यह इलेक्शन और कानून सिर्फ आम जनता को दिखाने के लिए बचे हैं, जबकि एक्चुअल पावर कम्प्लीटली ऑथोरियन तानाशाह तरीके से यूज की जा रही है।